एजुकेशन। आज हम करने वाले बेसिकली द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ CAIB एंड पेपर इज BFM, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमारा पहला टॉपिक जो क्या है, इंटरनेशनल बैंकिंग, उसी का हम यूनिट फर्स्ट कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इंटरनेशनल बैंकिंग में सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड की। इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। मतलब इसमें जो है दो या दो से अधिक देशों के बीच कैपिटल और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। मतलब कि कोई एक देश दूसरे से लिया, दूसरा देश किसी और देश से लिया। आगे बढ़ते हैं। अ प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड टू द ग्लोबल मार्केट इज एन एक्सपोर्ट। जो कुछ भी एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाता है वो क्या है, एक्सपोर्ट। मीन्स निर्यात। और जो कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदते हैं उसे बोलते हैं इंपोर्ट, मीन्स निर्यात। ओके, तो ये चीजें आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि एक्सपोर्ट क्या होता है और इंपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट मतलब कि जो कुछ भी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचते हैं, वट एवर गुड्स वी सोल्ड in international market is called export, or whatever we purchase or buy from international market is called import. खरीदते हैं तो import, बेचते हैं तो export। सिंपल है दैट। Current account, visible trade comprise of receipt and payments towards goods मर्केंडाइज। जो करंट अकाउंट में क्या होता है कि जो ट्रेड्स हुए हैं उसके पेमेंट्स, ओके, सारा पेमेंट रिसिप्ट सब कुछ शो करता है। अगर बात करें कुछ इंडिविजुअल ट्रेड्स की, जैसे रिमिटांसेस, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब ये इंडिविजुअल ट्रेड कैसे है, क्योंकि अगर एक भारतीय मुल्क का कोई एक मजदूर या कोई एक वर्कर या कोई एक वर्किंग आदमी जो है किसी दूसरे देश में, USA हो या फिर दूसरा कंट्री में कमा रहा है और वो अपने घर मतलब अपने होम कंट्री में मतलब भारत में वो अपने पैसे भेज रहा है, वो इंडिया में क्या कर रहा है, वो इंडिया में फॉरेन करेंसी ला रहा है और वो ट्रेड नहीं है। दैट्स व्हाई कॉल्ड इनविजिबल। उसे क्या बोलते हैं, रिमिटांस। डिविडेंड सेम केस है, तो कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड दे रही है। कैपिटल अकाउंट रेट्स टू द बोरोइंग इन्वेस्टमेंट। इसलिए जो कैपिटल अकाउंट है उससे मेनली किस चीज से मतलब है, बोरिंग इन्वेस्टमेंट। बोरिंग मतलब कि बोरिंग बोलेंगे जो कुछ भी हम उधार ले रहे हैं, और इन्वेस्ट मतलब कि जो कुछ भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर ग्रोथ ऑफ द फंड्स, दैट इज इन्वेस्टमेंट एज सिंपल एज। क्योंकि हम जब भी कोई इन्वेस्ट करते हैं तो इसको मान के चलते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ फंड जो है बढ़ेगा, दैट्स ग्रोथ ऑफ फंड्स। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की। इट इज द डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट। ये ध्यान रखना है आपको जो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा क्या होता है, विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजुअल इंपोर्ट, ना ही कि इनविजिबल ऐड अगर रहे और यहाँ पर दिखाई दे तो आपको ध्यान रखना है कि ओनली विजिबल मतलब कि जो सिर्फ और सिर्फ जो दिखाई दे रहा है, हम जो बेच रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं, इसका जो दोनों का अंतर है वही बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ फ्लो ऑफ इकोनॉमिक
transaction of residents of a country with the rest of world during a specified time period. इसलिए क्या है ये? फ्लो ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। मतलब इसका ये हुआ कि एक जिस देश का नागरिक है वो पूरे वर्ल्ड स्तर पर कितने सारे ट्रांजैक्शन किया है। वो क्या कहलाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। मीन्स का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भारतीय विदेशी मुल्क में जाकर, अमेरिका में जाके कुछ अगर वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडियन रुपी को ले जा रहा है वो। और अगर वो इन्वेस्ट कर कुछ कमा के ला रहा है, इसका मतलब फॉरेन करेंसी भी ला रहा है, फॉरेन करेंसी लेके आ रहा है, डेट्स अ ट्रांजेक्शन। वो क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर यहाँ से ज्यादा रुपी ले जा रहा है तो रुपी क्या हो जाएगा? वैल्यू उसका डिप्रिसिएट हो जाएगा, दाम घट जाएगा। अगर रुपी अगर वहां से ये डॉलर लेके आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? रुपी अप्रिसिएट कर जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज है क्या? जब विदेशी मुल्कों के साथ या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत तभी शुरुआत हो गई थी। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो के टाइम से चल रहा था चीज़, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर किसी का करेंसी दूसरा से कैंसिल होगा और करेंसी आपस में बदलना ही होगा। दैट्स अ फॉरेन एक्सचेंज। The foreign exchange stock includes foreign currency assets, balance kept abroad, instrument payable in foreign currency and instrument drawn abroad but payable in Indian currency। ये सारे चीज क्या कहलाएंगे? फॉरेन एक्सचेंज स्टॉक कहलाएंगे। इसमें क्या कहा जाएगा? फॉरेन करेंसी। मतलब कि हमारे पास अगर $1 पड़ा हुआ है, हमारे पास क्या हुआ? फॉरेन करेंसी एसेट है। अगर हम किसी विदेश मतलब कि अमेरिका में हम कुछ बैलेंस रखे हुए हैं, अपने पास बैलेंस रखे हुए हैं, डेट्स हमारा फॉरेन एक्सचेंज एसेट है, स्टॉक है वो। या कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि फॉरेन करेंसी पेबल होगा, या इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन एब्रोड बट पेबल इन इंडियन करेंसी, ये सारे क्या है? ये फॉरेन एक्सचेंज स्टॉक है। तो ये क्लियरली समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इन एक्सचेंज रेट सिस्टम द फॉरेन करेंसीज आर कमोडिटीज। क्या होता है? एक्सचेंज रेट सिस्टम में फॉरेन करेंसी क्या होती है? हर कमोडिटीज हैविंग प्राइसेस। जिससे एग्जांपल के लिए अगर इंडिया में हम ट्रेडिंग करते हैं फॉरेन एक्सचेंज का, देखते हैं हमेशा क्या होता है? डॉलर का प्राइस देखते हैं। डॉलर का प्राइस 62 रुपये हुआ, 70 रुपये, 65 रुपये, 72 रुपये। तो क्या देखते हैं? मतलब कि फॉरेन करेंसी क्या है? जस्ट लाइक कमोडिटी की तरह उसको प्राइस देखते हैं। विच कैन बी बॉट और सोल्ड टू सेटल ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टीज। और इसे क्या करते हैं? हम खरीदते या बेचते हैं। जिसे अगर कोई एक्सपोर्टर है तो क्या करेगा? वो यूएसए बेच के रुपये लेगा, और कोई इम्पोर्टर है तो रुपये बेच के डॉलर लेगा। सिंपल। फॉरेन एक्सचेंज अथॉरिटी ऑथराइज्ड पर्सन, ऑथराइज्ड पर्सन, और एक से ऑथराइज्ड डीलर्स। होता क्या बेसिकली कि फॉरेन करेंसी में डील सिर्फ वही लोग कर सकता है जिसको ऑथराइज किया जाए। उसके लिए क्या है? ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी फर्स्ट। इसमें कौन कौन आते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स, स्टेट एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, डील्स इन ऑल टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बैंक बिजनेसेस। जितने कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, स्टेट और कोऑपरेटिव बैंक, मतलब जितने बैंक मैक्सिमम जो है क्या है, ये सब AD1 में आएंगे। ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी फर्स्ट में आएंगे। ऑथराइज्ड डीलर सेकेंड, ऑथराइज्ड डीलर सेकेंड कौन आएंगे? FMC, फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स। इनको ऑथराइज किया जाता है कि आप जो है
फॉरेन एक्सचेंज बदल सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स, आरबी, ये जो स्टेट और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक्स डील्स इन नॉन इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन। हियर यू कैन से ए प्राइवेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, डील्स इन नॉन इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन। ये किस में आएंगे? एडी 2 में। एडी 3 कौन आएगा? सिलेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली सिलेक्टेड होगा, डील्स इन ट्रांजेक्शन इंसिडेंटल टू द फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटीज। मतलब कि आकस्मिक रूप से या एकाएक कभी जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल मतलब फॉरेन एक्सचेंज में वो डील करते हैं। डेट्स एडी 3 में लगाएंगे। ओके, अब बात करते हैं आरबीआई गाइडलाइंस फॉर ऑथराइज्ड डीलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑथराइज्ड डीलर्स फर्स्ट का, तो बैंक्स में ओपन क्लोज रुपी अकाउंट ऑफ देयर ओवरसीज ब्रांचेज correspondent without reference to RBI। ये जो ऑथराइज्ड डीलर अगर कैटेगरी फर्स्ट बात करें तो बैंक्स क्या कर सकती है? या ओपन या क्लोज रुपी अकाउंट्स ऑफ देयर ओवरसीज ब्रांचेज, जिससे आरबीआई के जो रेफरेंस मतलब जो हमारा जो मेन बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके रेफरेंस थ्रू इससे बाहर में चाहे तो इसे इंडियन को बैंक, एग्जांपल के लिए एसबीआई हो गया, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कोई बैंक एक फॉरेन बैंक में, एग्जांपल के लिए बैंक ऑफ अमेरिका में, यूएसए में, वहां पे अपना अकाउंट ओवरसीज अकाउंट खुला लेती है फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फंडिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ नॉन एनआरआई बैंक, मतलब जो नॉन रेजिडेंट बैंक है उनको फंडिंग किया जाता है। ओवरड्राफ्ट लोन्स टू करस्पोंडेंट्स, ओपनिंग ऑफ रुपी अकाउंट ऑफ एक्सचेंज हाउसेस, इन्वेस्टमेंट बाय कैटेगरी ऑथराइज्ड कैटेगरी फर्स्ट बैंक्स, यूज ऑफ एफसीएनआर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैलेंसेस, फैसिलिटीज टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, फैसिलिटीज टू रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, लोन ओवरड्राफ्ट। तो बेसिकली क्या है? ये आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस है फॉर ऑथराइज्ड डीलर्स कि हम किस तरह से ऑपरेशन करेंगे एंड रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे। ये सारा चीज क्या है कि लोन ओवरड्राफ्ट हो गया या फिर तो ये सारा चीज क्या है? ये ऑथराइज्ड डीलर्स कर सकती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीलिंग ऑपरेशंस, जैसे जो डील करते ऑपरेशन उसमें क्या क्या कैसे हैं? तो पहला होता है फ्रंट ऑफिस, उसमें क्या होता है? डीलिंग रूम, फंड पोजीशन, करेंसी पोजीशन। तो फ्रंट ऑफिस में से 3 चीज देखा जाता है, वो है डीलिंग रूम, फंड पोजीशन और करेंसी पोजीशन। बात करें मिड ऑफिस का, तो रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या बात आती है? रिस्क मैनेजमेंट, फिक्सेशन ऑफ रिस्क पैरामीटर्स, मतलब कोई भी चीज हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर अगर हम फॉरेन करेंसी को एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसमें कितना रिस्क है, वहाँ पे हम सब मिड ऑफिस चेक करते हैं। बैक ऑफिस क्या करती है? सेटलमेंट, रिकन्सिलिएशन, अकाउंटिंग, मतलब जितना जो है बैक ऑफिस का काम है वो बैक ऑफिस का काम होगा। जैसे एक्सचेंज से रिलेटेड जितना जो साइड का काम है वो सारा बैक ऑफिस काम होगा। सेटलमेंट करना, रिकन्सिलिएशन और अकाउंटिंग, उसका सारा बही खाता। एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट से बात करते हैं। इन द absence of single currency for the whole world, there is a need to convert one currency to another, and the mechanism by which this process is done is widely known as foreign currency, foreign exchange, and the tools used for this conversion is the exchange rate। बेसिकली क्या है कि एक्सचेंज रेट जरूरत का इसलिए पड़ गया क्योंकि अब पूरी दुनिया में तो एक करेंसी है नहीं, सब करेंसी अपना अलग अलग, अपना डफली अपना राग सबका अलग अलग है। तो एक एक्सचेंज रेट का जो हिसाब किताब और एक आइडिया और एक मीडियम जरूरी था। एक्सचेंज रेट आर कोटेड फॉर सेलिंग एंड बाइंग ट्रांजेक्शन। कैसे किया जाता है? फॉर सेल करने के लिए फिर बाय ट्रांजेक्शन किया जाता है।
फॉर डिफरेंट पीरियड्स इन डिफरेंट मेथड्स। अब इसमें जो पार्टिसिपेंट्स क्या कौन कौन होते हैं, इट इज ओवर द काउंटर मार्केट, क्या होता है ओवर द काउंटर मार्केट, इट इज ग्लोबल मार्केट, इफिशिएंट एंड ऑपरेट अराउंड द ग्लोब। ये 24/7 चलता रहता है। सबसे जो मेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ मार्केट कौन कौन है, मर्चेंट्स हैं, कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स। मर्चेंट मतलब कि जो एक्सपोर्टर है इंपोर्टर है, कमर्शियल मतलब बैंक्स, जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडिया में SBI, PNB और अमेरिका में बैंक ऑफ अमेरिका, और सेंट्रल बैंक मतलब कि जैसे अमेरिका फेडरल बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, और इंडिया में हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए अमेरिका में क्या है, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट्स। अब जो किसी का भी देश का उसका करेंसी का प्राइस क्या होगा या क्या होगा, इस पर डिपेंड करता है बैलेंस पेमेंट ऑफ द कंट्री। इसका मतलब ये हुआ किसी कंट्री के पास हमारे पास से रुपी है, हमसे कोई रुपी मांग रहा है, मतलब हमसे कुछ कोई खरीदा है, मतलब खरीद रहा है तो हमसे क्या रुपी चाहिए उसको, तो उसको हमारा क्या होगा एप्रिसिएट करेगा। लेकिन हम कुछ कहीं और से खरीद रहे हैं तो हमसे रुपी देना होगा, तो जाहिर सी बात है घट जाएगा। डिमांड सप्लाई, कोई और इन्वेस्टमेंट अगर है, अगर हो रहा है तो बढ़ेगा, नहीं हो रहा तो घटेगा, सिंपल सी बात। अगर होगा तो डिमांड बढ़ेगा, नहीं हो तो सब तो घट जाएगा। तो इट्स अ डिमांड सप्लाई। इन्फ्लेशन, जैसे अगर इंडिया में अगर इन्फ्लेशन कोई सामान वस्तु और दाम बढ़ता जा रहा है, 10 रुपये चीज़ 2 साल में बढ़ के 20 रुपये हो जा रहा है, या ज़्यादा और ज़्यादा हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो वो क्या है, वो भी जो है एक्सचेंज रेट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। इंटरेस्ट रेट, अब कौन कंट्री कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है, ये भी पड़ता है, इसका भी पड़ता है इफेक्ट। और अगर बात करें फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी का, तो इसका भी होगा, है ना। पॉलिटिकल फैक्टर, अब कोई कंट्री कितना स्टेबल है, अब कोई कंट्री अनस्टेबल है तो उसका भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, अगर इंडिया, USA, यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्टेबल कंट्री है, और सेम बात करें नाइजीरिया, पाकिस्तान, और जैसे कंट्री जहाँ पे पोलिटिकली स्टेबल नहीं है, तो वहाँ पे जो है करेंसी उसका हमेशा डिप्रिसिएट होगा। पॉलिटिकल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन, अब कौन सी बैंक कितना ज़्यादा कर रही है, जैसे इंडिया में RBI क्या करती है, कभी कभी जब इंडिया में डॉलर का दाम ज़्यादा बढ़ जाता है तो RBI जो है डॉलर को मार्केट में बेचना शुरू कर देती है, तो इससे भी रेट का असर पड़ता है। टेक्निकल रीजन्स के भी होते हैं, टेक्निकल रीजन्स में आगे बहुत सारे, जैसे कि आपका कोई कंट्री का इन्वेस्टमेंट है तो कैसा इन्वेस्टमेंट है, या किसी कंट्री का साइंस एंड रिसर्च कैसा है। ओके, कैलकुलेशन ऑफ रेट्स, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे रेट्स को, तो दैट्स अ इंटर बैंक परचेज फ्रॉम मर्चेंट। अगर हम कर रहे हैं तो स्पॉट केस में प्रीमियम डिस्काउंट होगा, सेल टू अगर मर्चेंट कर रहे हैं तो मार्जिन, अगर हम यहाँ क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। अगर हम परचेज कर रहे हैं मर्चेंट्स तो, और सेल कर रहे हैं तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये ध्यान रखना यहाँ पे, तो मर्चेंट रेट निकल कर आ जाएगा। यहाँ थोड़ा देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो है एक करेंसी का जो है दूसरी करेंसी का वैल्यू डायरेक्टली पता चलता है, जैसे इंडिया के और US डॉलर का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमें जिस करेंसी का पे करना, उस करेंसी का हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होता है, तो हमें दूसरी करेंसी से मैचअप करना होता है, तो या उसको बोलते हैं क्रॉस, हमें रेट निकालना होता है। जैसे तो ये कहते हैं द रेट एस्टैब्लिश बिटवीन द टू करेंसी इज नोन एज
क्रॉस रेट। इसमें क्या होता है कि हमें वो दोनों करेंसी के एग्जैक्ट रेट पता नहीं होता, या उसमें कोई ट्रांजेक्शन आपस में नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए हमें खरीदना है, हमें पे करना है धीरम में, पर हमें पता नहीं धीरम हम कितना रुपये पे करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इंडिया रुपये को डॉलर्स करेंगे, फिर डॉलर धीरम से कर लेंगे। इसमें क्या किससे किस निकालेंगे, कॉमन करेंसी के द्वारा ही। अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था इंडियन रुपी, यूएस डॉलर और धीरम। तो कॉमन करेंसी क्या होगी दोनों के बीच में, डॉलर। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट बिड एंड ऑफर इन ट्रेडिंग ऑलवेज रेफर टू दिस करेंसी। और जहां भी बिड या ऑफर हो रहा है तो किस में होता है, वो बेस करेंसी में होता है, उसको बेस करेंसी कहा जाता है। और बात करेंगे हम कैसे कैलकुलेट करें क्रॉस रेट को। वहां पर एग्जाम्पल है, मुंबई में जिससे चल रहा है अभी $1 टू 65.65 पुराना डेटा है ये, और जेनेवा में चल रहा है $1 टू 0.95 स्विस फ्रैंक CHF। तो 1 रुपये चल के 10 स्विस फ्रैंक होगा। तो सिंपल से कैसे निकालेंगे इसको, विल मल्टीप्लाई हियर एंड विल गेट दिस। क्योंकि हमें पता है कि $1 वैल्यू इतना है और 1 स्विस फ्रैंक का इतना है, तो विल सिंपली मल्टीप्लाई, सॉरी हमें कैसे निकालना था, यहाँ पे रुपये में निकालना है। तो क्या करें, यहाँ पे डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है एक्सपोर्ट केस में करना, क्या था ये, एक्सपोर्ट केस में। और सेम केस में अगर इंपोर्ट में करेंगे तो क्या करेंगे, मुंबई और लंदन में बात कर रहे हैं, तो USD इसमें कितना होगा, $65.65। और 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इक्वल टू क्या होता है, 1.35। हाउ मेनी रुपीज, इक्वल टू 1 GBP होगा। तो अगेन डॉलर इज कॉमन करेंसी, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस केस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे और डिवाइड क्यों किए, दैट्स अ क्वेश्चन। ओके, बिकॉज हेयर आर इम्पोर्ट, मतलब कि आयात कर रहे हैं, वहां पे क्या रहे थे, हम बेच रहे थे। ओके, प्रीमियम डिस्काउंट, जब करेंसी क्या होगा, कॉस्टलियर अगर फ्यूचर होने वाला तो एज कम्पेयर टू स्पॉट तो उसे प्रीमियम होगा, और अगर चीपर इन फ्यूचर है तो डिस्काउंट होगा। बस इतना ही है। बाइंग रेट और सेलिंग रेट क्या होता है, बेसिकली इफ मास्टर अकाउंट ऑफ द बैंक इज क्रिएटेड बिफोर क्रेडिट टू कस्टमर अकाउंट, दैट्स अ TT बाइंग रेट, और इट इज अप्लाइड व्हेन सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक्स प्लेस बट इंपोर्ट बिल नॉट हैंडल। ये क्या होगा, ये TT सेलिंग रेट। बिल बाइंग रेट व्हेन कस्टमर इन इंडिया इज पेड बिफोर क्रेडिट इन मास्टर अकाउंट, और बिल सेलिंग रेट क्या हो जाएगा, इट इज अप्लाइड व्हेन देयर इज आउटफ्लो ऑफ करेंसी along with the sale of foreign import bills are handled। ओके, एग्जाम्पल से क्या है इसका, पेमेंट ऑफ द import। ओके फ्रेंड्स, see you in the next video।